नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परियार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ स्कूल विद एमआर क्लासेस पर। आइए हम दोस्तों देखते हैं 10th की एनसीईआरटी मैथ का सॉल्यूशन यहाँ पर कर रहे हैं। तो इसमें हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन में ही बोला जा रहा है, पांचवा क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। पहले क्वेश्चन नॉर्मली समझ लो, मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं 6 की पावर n है और n की वैल्यू कुछ भी लूँ, 0 लूँ, 1 लूँ, 2 लूँ, 3 लूँ, 4 लूँ, 5 लूँ, कुछ भी लूँ, XYZ n की पावर में कुछ भी लूँ, तो n मतलब n की वैल्यू कुछ भी लूँ, तो जो 6 की पावर n बनाएगा वो जो भी रिजल्ट आए वो 0 पर समाप्त होना चाहिए। कितने पर समाप्त होना चाहिए? 0 पर। जैसे मान लो मैंने छः छः का स्क्वायर ले लिया तो कितना आ जाएगा? 36, लेकिन नहीं, तो 6 पर समाप्त हो रहा है। इसी तरीके से वो ये कहना चाह रहा है कि n की वैल्यू क्या होनी चाहिए किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए, n की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे कहीं ना कहीं जो वैल्यू हो वो 0 पर समाप्त हो, और ये जांच करना है हमें। तो हम सबसे पहले तो जीरो के बारे में बात करेंगे कि जीरो की चीज़ें होती क्या हैं, शून्य के बारे में बात करेंगे। देन उसके बाद इसका सॉल्यूशन कराते हैं। शून्य होता क्या है? तो अगर मैं जीरो के बारे में बात करूं तो जीरो है ना, दो संख्याओं से मिलकर बना होता, दो गुणनखंडों से, 2 और 1 5। मतलब किसी भी संख्या में अगर 2 और 5 के मल्टीपल नहीं है, किसी भी संख्या में 2 और 5 गुणनखंड के तौर पर नहीं है, तो आप ये मान लो वो संख्या जीरो पर कभी भी समाप्त हो ही नहीं सकती। मतलब किसी भी संख्या के लिए, किसी भी संख्या को जीरो में समाप्त कराने के लिए, किसी भी संख्या को जीरो में समाप्त कराने के लिए हर हाल में उसका एक गुणनखंड 2 और 5 जरूरी होना चाहिए। और वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि 2 और 5 ही हो, लेकिन वो 2 की पावर n और 2 की पावर 5 की पावर m के रूप में भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर हमें ये देखना पड़ेगा कि किसी भी संख्या के गुणनखंड अगर 2 और 5 हैं तो वो कहीं ना कहीं संख्या जीरो पर समाप्त होगी, और अगर नहीं है तो सिंपल सी बात है, वो संख्या जीरो पर समाप्त नहीं होगी। क्योंकि कोई भी संख्या जब 10 बनाती है, मतलब जीरो बनाती है, तो उसमें 2 और 5 जरूर होंगे। जैसे मैं मान लो मैं कहता हूँ 20। अब 20 में क्या है? 20 में अगर हम देखेंगे तो 10 × 2 का हुआ। भाई 20 में अगर तुम देखो, या 20 के गुणनखंड थोड़ा करके देखो, तो 20 के गुणनखंड करोगे तो 20 के गुणनखंड 2 × 2 × 5 यही होगा। ठीक है, 2 × 2 एक मिनट जगह नहीं, 5। तो देखो, एक 2 मिल गया, एक 5 मिल गया, मतलब 2 और 5 का होना जरूरी है, तभी वो संख्या जीरो पर समाप्त होगी। ठीक है दोस्तों, अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे लिखेंगे? तो पांचवा, और जब हम आंसर में लिखेंगे तो लिखेंगे कि हम जानते हैं, इसमें थोड़ा सा थ्योरी ज़्यादा लिखनी, लिखेंगे हम जानते हैं कि कोई भी कोई भी कोई भी धनात्मक कोई भी धनात्मक प्राकृतिक कोई भी धनात्मक प्राकृतिक संख्या, हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक प्राकृतिक संख्या जो 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 शून्य पर समाप्त होती है, जो शून्य पर समाप्त होती है वह शून्य पर समाप्त होती है, वह वह 5 से विभाजित होगी। ठीक है, कुल मिलाकर जो भी संख्या शून्य पर समाप्त होगी 5 से विभाजित होगी। इसलिए इसलिए उस संख्या का एक अभाज्य गुणनखंड, एक अभाज्य गुणनखंड एक अभाज्य गुणनखंड एक अभाज्य गुणनखंड 5 होना चाहिए। एक अभाज्य गुणनखंड 5 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब जब हम इसको आगे देखेंगे तो 6 की पावर क्या है? n, और 6 की पावर n 2 में कितना होगा? 3 की पावर n। ठीक है, तो जब इसको हम देखेंगे 6 की पावर n को मैं 2 की पावर 3 की होल पावर n लिख सकता हूँ।
तो ये 2 की पावर कितनी होगी n, इंटू में ये कितनी होगी 3 की पावर n। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि अभी मैंने अपन ने क्या पढ़ा है, यहाँ पर क्या समझा कि हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक प्राकृतिक संख्या जो शून्य पर समाप्ति होती है वह 5 से विभाजित होगी, इसलिए उस संख्या के एक अभाज्य गुणनखंड 5 होना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने बताया था 0 2 इंटू 5 से मिलकर बनता है। तो एक गुणनखंड 2 तो मिल गया, लेकिन हमें 5 की भी जरूरत है यहाँ पर। तो इसलिए अगर ये 5 नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः अतः 6 की पावर n, 6 की पावर n के 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 3 की पावर n के रूप में प्राप्त हुए, 3 की पावर n के रूप में प्राप्त हुए हैं। इसलिए इसलिए 6 की पावर n 6 की पावर n संख्या शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि क्योंकि इसका एक अभाज्य गुणनखंड एक अभाज्य गुणनखंड इसका एक अभाज्य गुणनखंड 5 नहीं प्राप्त हुआ, 5 नहीं प्राप्त हुआ। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अब इसके आगे अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे अगली वीडियो पे। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन छठवां क्वेश्चन। छठवें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू में 11 इंटू में 13 प्लस में 13 और 7 इंटू में 5 इंटू में 6 इंटू में 4 इंटू में 2 इंटू में 1 प्लस में 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि ये भाज्य संख्याएं हैं क्यों। देखो भाज्य और अभाज्य का एक पहले कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं रफली समझा देता हूँ। देखो भाज्य और अभाज्य जो आप थ्योरी पढ़ते हो छोटे में उस तरीके से नहीं, थोड़ा अलग तरीके से। देखो मान लेते हैं कि कोई संख्या x है और यहाँ पर कोई संख्या x है। अगर भाज्य संख्या, अगर हम जानना चाहते हैं x कोई संख्या भाज्य है या नहीं, तो किसी भी संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो। मान लो इसका एक गुणनखंड a है और इसका एक गुणनखंड b है और इसका एक गुणनखंड c है, और अगर किसी भी संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो जाए तो वो संख्या हमेशा क्या कहलाएगी, भाज्य कहलाएगी। लेकिन अगर मैं अभाज्य की बात करूं और मान लेते हैं कि इसका एक गुणनखंड a होगा और एक गुणनखंड b होगा, लेकिन इसका कोई गुणनखंड अगला नहीं होगा और केवल 2 ही गुणनखंड है, तो यह संख्या हमेशा क्या कहलाएगी, अभाज्य कहलाएगी। क्या कहलाएगी, हमेशा अभाज्य। ये दो बातें हमें कहीं ना कहीं विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। मतलब किसी भी संख्या के अगर 2 से अधिक गुणनखंड है तो वो भाज्य में चली जाएगी, और किसी भी संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड है तो वो अभाज्य में जाएगी। अब हमें यहाँ पर इस संख्या के गुणनखंड करके देखेंगे और समझ में आएगा कि हमारी इस संख्या के कितने गुणनखंड हैं। अगर उसी चीज़ की हमें व्याख्या करनी है तो हम सबसे पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से 7 इंटू में 11 इंटू में 13 और प्लस में 13। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। 13 यहाँ से कॉमन ले लूँगा तो यहाँ 7 इंटू में 11 और प्लस में कितना बचेगा 1। ठीक है, इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो अगर हम यहाँ पर देखें 7 इंटू में 11, तो अगर हम यहाँ से देखें तो 13 एक गुणनखंड मिल चुका और ये अपने आप में एक पूरा एक ये गुणनखंड हो गया। और कोई भी संख्या हो, जैसे मान लो मैंने आपसे बोला कि 13, कोई भी संख्या हो उसके दो गुणनखंड ऑलरेडी पहले से होते हैं, एक तो वो स्वयं संख्या होगी और एक होता है। ठीक है, और दो गुणनखंड ये मिल गए तो 3 गुणनखंड हो गए। देखो 13 तो था ही था और एक भी एक गुणनखंड होता है, और ये 7 इंटू में 11 इंटू में प्लस में 1 हो गया। तो जब भी किसी संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो तो सिंपल सी बात है वहां पर हम ये कह सकते हैं कि उस संख्या, वह संख्या क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर हिंदी में क्या लॉजिक लिखेंगे, लिखेंगे कि 7 इंटू में 11 इंटू में 13
प्लस में 13, 13 एक 13 का 13 का एक अभाज्य गुणनखंड, एक अभाज्य गुणनखंड, एक अभाज्य गुणनखंड, एक अभाज्य गुणनखंड 13 प्राप्त हुआ है। एक अभाज्य गुणनखंड 13 प्राप्त हुआ है, इसलिए 13 प्राप्त हुआ, इसलिए 13 इसे विभाजित करेगा, 13 इसे विभाजित करेगा, 13 इसे क्या करेगा, विभाजित, 13 इसे विभाजित करेगा। ये थ्योरी दी नहीं आपको। अतः 7 इंटू में 11 इंटू में 13 प्लस में 13 एक कैसी संख्या है, एक भाज्य संख्या है। क्यों एक भाज्य संख्या है? क्योंकि इसके दो से अधिक गुणनखंड, एक भाज्य संख्या है। और दो से अधिक गुणनखंड क्या क्या है, देखो मैं समझा रहा हूँ एक बार और। देखो अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक संख्या है अपने आप में 7 इंटू में 11 इंटू में 13 और प्लस में 13, ठीक है, तो ये अपने आप में एक पूरी संख्या हो गई। अब इसके एक तो ये खुद एक संख्या गुणनखंड हो गई, और एक हो गया, और एक एक्स्ट्रा निकल के आ गया 13, और एक एक्स्ट्रा निकल के आ गया 7 इंटू में 11 प्लस में 1, ये 4 गुणनखंड मिल गए। और जब किसी भी संख्या के 4 गुणनखंड मिल जाएंगे तो सिंपल सी बात है, वह संख्या कैसी संख्या होगी, वह संख्या एक भाज्य संख्या होगी। कैसी संख्या होगी दोस्तों, भाज्य संख्या। इसी तरीके से आप 7 इंटू में 5 इंटू में 6 ये भी आप कर सकते हैं। मैं 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। 7वें क्वेश्चन को यहीं सॉल्व कर लेते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या बोला गया आपसे, 7वां, चलो इसका ही दूसरा और करा देता हूँ। थ्योरी तो यही रहेगी, ठीक है, तो थ्योरी को नहीं मिटालते हैं, यहीं देखें थोड़ा सा। चलो मिटा ही देते हैं, लिख लेंगे दोबारा, ठीक है। इसका मैं दूसरा भी समझा देता हूँ, हिंदी आप लिख लेना। थ्योरी जैसे क्वेश्चन है 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 और इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 और प्लस में 5। तो जब आप इसको क्या लिख सकते हो, तो इसको मैं यहाँ से 5 कॉमन ले सकता हूँ। जैसे ही मैं 5 कॉमन लूँगा तो 7 इंटू में 6 इंटू में 4, ठीक है, और इंटू में, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखना, एक मिनट दोस्तों, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं क्योंकि वहाँ तक पेन चलता नहीं। 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 और प्लस में 5, ठीक है, वो हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे 5 में कॉमन ले सकता हूँ यहाँ से, तो मैं लिखूँगा 7 इंटू में 6 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 और प्लस में 1। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ इसे। अब यहाँ पर भी वही वाली बात कि इस संख्या की एक तो संख्या ये गुणनखंड हो गई, एक 5 हो गया और एक ये, तो थ्योरी आप जैसी लिखोगे और थ्योरी में एक लिखोगे 5 एक अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ है, इसलिए ये जो 5 होगा इसे विभाजित करेगा, और इसे विभाजित करेगा तो ये संख्या एक कैसी हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। अब हम 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 7वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे तो 7वां क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 7वां क्वेश्चन बोला जा रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है, इस तरीके का, देखो इस तरीके का कोई वृत्ताकार पथ होगा, ऐसा गोल एकदम, एक मिनट दोस्तों, इस तरीके का कोई वृत्ताकार पथ होगा, और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो अगर मैं सोनिया की बात करूं, यहाँ से सोनिया की अगर मैं बात करूं तो सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितने मिनट लगते हैं दोस्तों, 18 मिनट लगते हैं, ठीक है। और अगर मैं रवि की बात करूं, रवि को, तो रवि को कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट। अब अगर मैं यहाँ से पूछूं कि कौन तेज दौड़ रहा है, तो सिंपल सी बात है रवि तेज दौड़ रहा है, क्योंकि जिसका समय कम लगेगा उसकी स्पीड क्या रही होगी, ज़्यादा। जिसका समय ज़्यादा लग रहा है, उसकी स्पीड क्या रही होगी, कम रही होगी। तो यहाँ पर रवि ज़्यादा तेज दौड़ रहा है, ठीक है। उनने ये बोला है कि मान लीजिए कि वे एक ही स्थान से प्रारंभ करते हैं, मतलब यहीं से आरंभ करते हैं, ठीक है, यहीं से रवि आरंभ करता है और यहीं से कौन आरंभ करता है, सोनिया स्टार्ट करती है। मान लीजिए कि वे दोनों एक साथ एक ही समय पे चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा की तरफ,
और एक ही दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वे कितने समय बाद पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या करना होता है कि ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या करना होता है, जो टाइम दिया उसका एलसीएम ले लो। तो प्रारंभिक पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय मिलने का समय ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या करना है आपको, मिलने में मिलने में लगा समय मिलने में लगा समय, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या करना, 18 व 12 का एलसीएम लेना है, ठीक है। तो 18 और 12 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 36 मिनट। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।